नमस्कार साथियों। ग्रोक इस समय समाज के अंदर, भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गया है। ये एक ऐसा फीचर है कि आप किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो हिस्ट्रिकल हो, चाहे वो सोशल हो या साइंटिफिक हो, पॉलिटिकल हो, चाहे वो किसी धर्म के मुद्दे पर हो, तो वो तुरंत आपके सामने आपके क्वेश्चन के बाद आंसर रख देता है। उसी का इस्तेमाल करके मैं सहारा के बारे में कई क्वेश्चन हैं और उसका आंसर मैं आपके सामने लाइव क्वेश्चन होगा और लाइव मैं उसको दिखाऊंगा भी। और अब चलते हैं ग्रोक के सामने और उससे सहारा के बारे में बहुत ही जो आप सभी के मन में सवाल चलते हैं, वही सवाल ग्रोक से लाइव हम करेंगे और लाइव आंसर भी ग्रोक का हम दिखाएंगे। मेरा ये वीडियो लंबा जरूर है, आप पूरा देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके जब भी समय मिले आप देखिएगा जरूर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर ग्रोक से शुरू करते हैं। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन रख दिया है ग्रोक के सामने। सहारा इंडिया घोटाला कब से शुरू हुआ? ये जरूरी है जानना कि सहारा इंडिया का असल अपने निवेशकों के साथ घोटाला कब से शुरू हुआ। चलिए सेंड करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। ये डिस्प्ले पे आना शुरू हो गया है और ये मैं लाइव क्वेश्चन रख रहा हूं और इसके जवाब में ग्रोक क्या बोल रहा है इसको आप देखिए। सहारा इंडिया घोटाला स्पष्ट रूप से एक निश्चित तारीख से शुरू नहीं हुआ, बल्कि यह धीरे धीरे सामने आया और इसका खुलासा 2010 में तब हुआ जब यह मामला पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। हालांकि इसकी जड़ें उससे पहले की हैं। सहारा इंडिया परिवार ने अपनी विभिन्न कंपनियों, विशेष रूप से सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से 2000 के दशक की शुरुआत से ही निवेशकों से धन जुटाना शुरू किया था। ये कंपनियां वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर OFCD जैसी योजनाओं के जरिए लाखों निवेशकों से अरबों रुपए इकट्ठा कर रही थी। विवाद तब गहराया जब 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सहारा की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया और सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पर नए डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी। इसके बाद 2010 में सेबी ने सहारा की 2 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, क्योंकि इन्होंने बिना उचित अनुमति के निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए थे। सेबी ने माना कि यह गैर कानूनी था, क्योंकि इन योजनाओं को सेबी के नियमों के तहत रजिस्टर नहीं किया गया था। यहाँ आप सोच सकते हैं कि सहारा ने जो बिजनेस किया और उस बिजनेस के तहत जो पैसे इकट्ठा किए, उनका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल सेबी से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं लिया था। नीचे लिखा है, इसलिए अगर एक समय सीमा की बात करें तो सहारा इंडिया घोटाले की शुरुआत को औपचारिक रूप से 2010 से जोड़ा जाता है, जब यह कानूनी और नियामक जांच के दायरे में आया। हालांकि इसकी नींव 2000 के दशक की शुरुआत में ही पड़नी शुरू हो गई थी, जब सहारा ने बड़े पैमाने पर निवेशकों से धन जुटाना शुरू किया था। तो इसका आंसर आपने देख लिया है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्योंकि ज्यादा अगर इसमें विश्लेषण किया जाएगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन ग्रुप के सामने रख दिया है। सहारा इंडिया घोटाला की सच्चाई क्या है? अब देखते हैं कि इसके आंसर में क्या आता है। ये आंसर आना शुरू हो गया है, इसको मैं पढ़ता हूँ। सहारा इंडिया घोटाला भारत के सबसे बड़े वित्तीय विवादों में से एक है, जो सहारा इंडिया परिवार और इसके संस्थापक सुब्रत राय से जुड़ा हुआ है। यह मामला 2000 के दशक के अंत में शुरू हुआ और 2010-11 में सुर्खियों में आया, जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। यहाँ इसकी सच्चाई को समझने के लिए प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में देखते हैं। शुरुआत और विस्तार इसमें क्या है, देखिए। सहारा इंडिया की स्थापना 1978 में सुब्रत राय ने गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से की थी। कंपनी ने छोटे निवेशकों, खासकर ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों से पैसे जमा करने की योजना शुरू की। यह एक चिट फंड और रेसिडुअल नॉन बैंकिंग कंपनी के रूप में काम करती थी, जो लोगों को उनकी जमा राशि पर ऊंचे ब्याज का वादा करती थी। समय के साथ सहारा ने रियल एस्टेट, मीडिया, एविएशन, एयरलाइंस, खेल, IPL टीम और क्रिकेट स्पॉन्सरशिप और अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया। इसकी लोकप्रियता का कारण था इसका दावा कि यह गरीब और मेहनतकश लोगों को बचत को उनके बढ़ाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं विवाद की शुरुआत कब हुई। विवाद तब शुरू हुआ जब 2009 में सहारा प्राइम सिटी ने IPO
इंटेल पब्लिक ऑफरिंग के लिए सेबी के पास आवेदन किया। सेबी ने जांच में पाया कि सहारा की दो कंपनियों, सहारा रियल एस्टेट है और सहारा हाउसिंग है, ने 2008-9 के दौरान ऑप्शनल फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर OFCD के जरिए लगभग 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए थे। यह प्रक्रिया गैर कानूनी मानी गई क्योंकि सेबी के अनुसार 50 से अधिक निवेशकों से फंड जुटाने के लिए सार्वजनिक निर्गम नियमों का पालन करना जरूरी था, जो सहारा ने नहीं किया। पारदर्शिता की कमी है यहाँ पर। निवेशकों की पहचान और फंड के उपयोग को लेकर के कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। कई निवेशक कथित तौर पर फर्जी नामों से दर्ज थे। नीचे देखिए कानूनी कार्रवाई। 2010 में सेबी ने सहारा को इन कंपनियों के जरिए और फंड जुटाने से रोक दिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया कि वह निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए 15% सालाना ब्याज के साथ सेबी के पास जमा करे। सहारा ने दावा किया कि उसने ज्यादातर निवेशकों को नकद में भुगतान कर दिया है, लेकिन सबूत के तौर पर 127 ट्रकों में दस्तावेज भेजे, जिनमें से ज्यादातर फर्जी पाए गए। 2014 में सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वह 2016 तक जेल में रहे और बाद में पैरोल पर रिहा हुए। और इसके बीच के भी कई ऐसे चीजें हैं जिसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से पहले से बताता आ रहा हूं। फिर उसके बाद सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर तिहाड़ जेल भेजा गया। वह 2016 तक जेल में रहे और बाद में पैरोल पर रिहा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के निवेशकों को लौटाने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किया। इसके बाद सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया। उसके बाद आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन घोटालों की सच्चाई की जो वजह है उसके बीच के कुछ ये मायने हैं जो कि हम लोग पहले से वीडियो में बताते आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे ऑर्डर की कॉपी हम लोगों ने पढ़े हैं और डाउनलोड करके रखे हुए भी हैं। लेकिन इस पर से पर्दा उठना जरूरी था, ताकि जो आज भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, उनको नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाना बताना जरूरी था और आपको भी सारे तथ्य से रूबरू होना जरूरी है। घोटाले की सच्चाई क्या है? पोंजी स्कीम का संदेह। विशेषज्ञों का मानना है कि सहारा ने पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल किया, जो एक पोंजी स्कीम की तरह था। हालांकि यह पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ। निवेशकों का नुकसान, करीब 10 करोड़ से अधिक लोगों का पैसा फंसा, जिनमें ज्यादातर गरीब और मेहनतकश लोग थे। अनुमान है कि कुल 25,000 से 86,000 करोड़ रुपए तक की राशि दांव पर थी। कंपनी का दावा, यानी सहारा का क्या दावा है? सहारा का कहना था कि उसने 90% से अधिक निवेशकों को पैसा लौटा दिया, लेकिन सेबी और कोर्ट ने इसे मानने से इनकार किया क्योंकि सबूत पर्याप्त नहीं थे। संपत्तियों का खेल। सहारा ने अपनी संपत्तियों जैसे एमबी वैली विदेशी होटल को बेचने की कोशिश की, लेकिन खरीदारों की कमी और कानूनी अड़चनों से यह संभव नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति में अप्रैल 2025 तक, यानी इस समय तक, सहारा ने सेबी को अब तक 15,775 करोड़ रुपए जमा किए हैं, लेकिन कोर्ट के अनुसार अभी भी 10,000 करोड़ रुपए बाकी हैं। सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 2025 तक, ये डाटा थोड़ा पुराना है। पैसा और निवेशकों की संख्या थोड़ा ज्यादा है इस समय जो वापसी किया गया है, लेकिन एक अनुमान जब तक ग्रोक रीड किया है उसको यहाँ पे रखा हुआ है कि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 2025 तक 11.61 लाख निवेशकों को 2025 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं, पर यह राशि 50,000 रुपए प्रति निवेशक तक अभी सीमित है। सुब्रत राय का निधन 14 नवंबर 2023 को हो गया, जिसके बाद कंपनी का भविष्य अनिश्चित है। निष्कर्ष क्या निकालता है ग्रोक इन सभी मैटर पर? सहारा इंडिया घोटाला एक जटिल मामला है जिसमें लालच, प्रबंधन की गलतियां और नियामक कमजोरियों का मिश्रण है। यह सच है कि लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और पूरी राशि वापस मिलने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। यह घोटाला भारतीय वित्तीय इतिहास में एक सबक है कि पारदर्शिता और नियमों का पालन कितना जरूरी है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि सारा पैसा खा लिया गया या पूरी तरह गायब हो गया। यह कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया में उलझा हुआ है। निवेशकों के लिए उम्मीद अब भी बाकी है, लेकिन पूरी सच्चाई सामने आने में अभी और समय लग सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमने रखा हुआ है, क्या सहारा इंडिया ने कई कंपनियां बनाकर निवेशकों के मैच्योर हो चुके बॉन्ड को बार बार दूसरे प्लानों में कन्वर्जन कराया? आंसर देखते हैं क्या निकल करके आता है। सहारा इंडिया के मामले में यह सवाल लंबे समय से निवेशकों और नियामक संस्थाओं के बीच चर्चा का विषय रहा है। सहारा इंडिया परिवार ने अपने निवेशकों के फंड को लेकर कई जटिल वित्तीय
रचनाएं बनाई थीं, जिसके कारण यह आरोप समय समय पर सामने आया है कि कंपनी ने निवेशकों के मैच्योर हो चुके बॉन्ड्स या जमा राशि को उनकी सहमति के बिना या पूरी जानकारी दिए बिना विभिन्न योजनाओं प्लानों में परिवर्तित कन्वर्जन कराया हो सकता है। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सहारा इंडिया ने अपनी कई सहायक कंपनियों और सहकारी समितियों के जरिए निवेशकों से धन जुटाया था, जिनमें सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बाद में 4 सहकारी समितियां जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड आदि शामिल हैं। इन कंपनियों और समितियों के जरिए जुटाए गए फंड्स के प्रबंधन और उपयोग को लेकर के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए थे। जब इतनी बड़ी संस्थाएं और जब सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाती हैं तो ये तय है कि इसमें गड़बड़ियां हुई थी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में यह पाया गया था कि सहारा की 2 कंपनियों, वही है सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग, ने वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर ओएफसीडी के जरिए करोड़ों रुपए जुटाए, जो नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से इकट्ठा किए गए थे। कोर्ट ने सहारा को यह राशि निवेशकों को ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया था। इस दौरान यह भी संदेह जताया गया कि सहारा निवेशकों के पैसे को एक योजना से दूसरी योजना में स्थानांतरित करने की कोशिश की हो सकती है, ताकि भुगतान में देरी हो सके या धन का उपयोग अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा सके, और यही 100% सत्य है कि ऐसा ही किया गया था, एक प्लान से दूसरे प्लान में, ताकि कहीं और जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था और या कहीं और इन्वेस्ट करना था सहारा को, उसके लिए इनको पर्याप्त समय मिल सके, और यही हुआ था उस समय। अब इसके नीचे, हालांकि यह साबित करने के लिए ठोस सबूत की सहारा ने व्यवस्थित रूप से मैच्योर बॉन्ड को बार बार प्लानों में कन्वर्ट किया सीमित है, क्योंकि सहारा के खातों और निवेशकों के डेटा में पारदर्शिता की कमी रही है। उदाहरण के लिए 2013 में सहारा ने सेबी को 31,000 बक्सों में 3 करोड़ निवेशकों की जानकारी दी थी, लेकिन इसमें कई डुप्लीकेट नाम और अपूर्ण पते होने की बात सामने आई थी। इससे यह संदेह और गहरा हुआ कि कंपनी निवेशकों के फंड को लेकर के अस्पष्टता बनाए रखना चाहती थी। निवेशकों की शिकायतों में भी यह बात सामने आई कि उनकी मैच्योरिटी पूरी होने के बाद उन्हें सीधे भुगतान देने के बजाय सहारा के एजेंट ने उन्हें नए प्लानों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया, या उनके फंड को बिना स्पष्ट सहमति के अन्य योजनाओं में डाल दिया गया। लेकिन यह प्रक्रिया हर निवेशक के साथ व्यवस्थित रूप से हुई या यह कुछ मामलों तक सीमित थी, इस पर कोई स्पष्ट आधिकारिक निष्कर्ष नहीं निकला है। निकलेगा भी कैसे, क्योंकि इस पर जांच हुई ही नहीं है अभी प्रशासनिक और कानूनी रूप से। अगर इस पर जांच होगी, और वही कई एनजीओ के जरिए, पिनाकपानी मोहंती केस है, नागेंद्र कुशवाहा जी का केस है, अगर इस पर कोर्ट सुनवाई करेगी तब इसका पूरा लेखा जोखा इस घोटाले का सामने आएगा और तब जांच होगा। एसएफआईओ का रिपोर्ट ये कहता है कि ऐसा हुआ था, लेकिन फिर एक बड़े लेवल पर जब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा और इसकी जांच होगी तो ये पूर्ण रूप से बेनकाब हो जाएगा। अभी एसएफआईओ के छोटे से जांच में ये आड़ में छिपा हुआ है इनका पूरा घोटाला। चलिए आगे नीचे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। वर्तमान में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल, तो ये आप जानते हैं, इसको पढ़ के समय नष्ट नहीं करना है कि क्या क्या चल रहा है इस समय सीआरसीएस पोर्टल के जरिए भुगतान के मामले में। नीचे संक्षेप में यह कहना मुश्किल है कि सहारा ने हर मामले में मैच्योर बॉन्ड को जानबूझकर नए प्लानों में कन्वर्ट किया, लेकिन कंपनी की जटिल संरचना, पारदर्शिता की कमी और निवेशकों की शिकायतें इस संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं करती। इसकी गहराई से जांच सेबी और सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रही है, लेकिन निवेशकों के लिए अंतिम सच अभी स्पष्ट नहीं है। और जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि अगर इसकी स्पष्ट जांच होती है कोर्ट के जरिए और प्रशासन के जरिए, तो उसके बाद ये सारे सत्य सामने आ जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन रखा है ग्रुप के सामने, क्या सहारा इंडिया घोटालों की जांच में सभी केंद्र सरकारों ने सख्ती नहीं की? आंसर देखिए कि उस समय की सरकार और वर्तमान की सरकार ने सहारा इंडिया घोटाले की पर्दाफाश करने के लिए, निवेशकों के पैसा को वापस कराने के लिए अपनी तरफ से क्या क्या किया। सहारा इंडिया घोटाले की जांच को लेकर यह कहना कि सभी केंद्र सरकारों ने सख्ती से कार्रवाई नहीं की, एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जिसका
जवाब तथ्यों और विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में हुई प्रगति के आधार पर दिया जा सकता है। सहारा इंडिया घोटाला जो 2010-11 के आसपास सुर्खियों में आया, भारतीय वित्तीय इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है। इसमें सहारा समूह की कंपनियों पर निवेशकों से अवैध तरीके से धन जुटाने और नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा। इस मामले में केंद्र सरकारों की भूमिका, जांच की गति और सख्ती को लेकर कई सवाल उठे हैं। अब नीचे देखते हैं क्या है विभिन्न सरकारों की भूमिका। यूपीए सरकार 2004 से 2014 तक थी। सहारा घोटाले की शुरुआत यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुई। 2009-10 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को सहारा की कंपनियों के फंड जुटाने के तरीकों में अनियमितताएं नजर आई। सेबी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निवेशकों से जुटाई गई राशि वापस करने का आदेश दिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के पक्ष में फैसला सुनाया और सहारा को 24,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा करने का निर्देश दिया। हालांकि इस दौरान जांच और कार्रवाई की गति धीमी रही। सहारा के प्रमुख सुब्रत राय की गिरफ्तारी 2014 में हुई, लेकिन निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने में बहुत प्रगति नहीं हुई। आलोचकों का कहना है कि यूपीए सरकार ने इस मामले में सख्ती से कदम नहीं उठाए, जिससे सहारा को अपनी संपत्तियों को व्यवस्थित करने का समय मिल गया। समीक्षा आपको करनी है कि किस सरकार ने क्या क्या कैसे किया है। अब एनडीए सरकार की आप देख सकते हैं यहाँ 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद भी सहारा मामले में तेजी प्रगति नहीं देखी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सेबी ने रिफंड प्रक्रिया शुरू की, लेकिन 2021 तक केवल 138 करोड़ रुपए ही निवेशकों को लौटाए गए थे, जो कुल जुटाई गई राशि 25,781 करोड़ रुपए का एक छोटा हिस्सा है। 2023 में सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। इसके जरिए निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया तेज करने का दावा किया गया। 2024 तक रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 17,526 निवेशकों को 138 करोड़ रुपए वापस किए गए थे। सरकार ने यह भी कहा कि सहारा की संपत्तियों को बेचकर और राशि जुटाई जाएगी, लेकिन कई निवेशक अभी भी इंतजार में हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एनडीए सरकार ने इस मामले में पहल की तुलना में अधिक सक्रियता दिखाई, लेकिन शक्ति और परिणाम अभी भी अपेक्षाओं से कम है। आइए नीचे देखते हैं और क्या है। शक्ति की कमी के संभावित कारण, कानूनी जटिलताएं। सहारा मामले में कई कानूनी पेच हैं। सुप्रीम कोर्ट, सेबी और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी ने जांच को धीमा किया। सहारा की रणनीति, सहारा समूह ने कानूनी दावपेच और संपत्तियों को छिपाने की कोशिशें की, जिससे जांच एजेंसियों के लिए कार्रवाई मुश्किल हुई। राजनीतिक प्रभाव, कुछ आलोचकों का मानना है कि सहारा के बड़े नेटवर्क और प्रभाव के कारण सरकारें पूरी सख्ती से कार्रवाई करने में हिचकिचाई। निवेशकों की पहचान, करोड़ों निवेशकों के दस्तावेजों की जांच और वैध दावों को सत्यापित करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया रही, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है इतने ज्यादा निवेशकों की जान पहचान वैध तरीके से करना। इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए। यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि सभी केंद्र सरकारों ने सख्ती नहीं दिखाई, क्योंकि दोनों सरकारों यूपीए और एनडीए के कार्यकाल में कुछ कदम उठाए गए। यूपीए के समय जांच शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, जबकि एनडीए ने रिफंड पोर्टल जैसे कदम उठाए। फिर भी निवेशकों के पैसे की वापसी की धीमी गति और सीमित परिणामों को देखते हुए यह तर्क दिया जा सकता है कि सख्ती अपेक्षित स्तर की नहीं रही। अतः इस मामले में पूर्ण सफलता अभी भी दूर दिखती है और यह सवाल बना हुआ है कि क्या सरकारें और जांच एजेंसियां इस घोटाले के पैमाने के अनुरूप कार्रवाई कर पाई। मैं समझता हूं कि दोनों सरकारें नहीं कर पाई, और अब जो आंसर है उसको मैंने पूरा पढ़ा है, आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं कर पाई। चलिए, समीक्षा करना आपको है अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न हमारा है ग्रोक के माध्यम से, सहारा इंडिया अपने निवेशकों का पैसा कब वापस करेगा? ये बहुत लोगों के सवाल हैं। देखते हैं कि इस पे ग्रोक का क्या कहना है, और यही जटिलता दिखाएगा कि आ ही गया। देखिए, सहारा इंडिया अपने निवेशकों का पैसा वापस करने की प्रक्रिया में है, लेकिन यह एक जटिल और धीमी प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और कानूनी ढांचे के तहत चल रही है। भारत सरकार ने इसके लिए 18 जुलाई 2023 को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके जरिए निवेशक अपने फंसे हुए पैसे के लिए दावा कर सकते हैं। अब तक की प्रगति के अनुसार सारी डिटेल वही है जो कि सीआरसीएस पोर्टल के द्वारा दी गई है, तो यही सारा डिटेल है इस पर। और कोई प्रक्रिया से भुगतान न हुआ है, न ही अभी होते हुए दिख रहा है। इसके वजह से ग्रोक ने कोई और आंसर देना उचित नहीं समझा है, और ग्रोक काम ही इसी तरह करता है कि जब आप क्वेश्चन रखते हैं तो सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा आंसर होते हैं उसको वो कैप्चर करता है, और उसमें से जो बहुत ज्यादा
पेज देखे गए होते हैं, आंसर को पढ़े गए होते हैं, उसको ये ला करके सामने रख देता है। तो उसमें आपने देखा कि सीआरसीएस पोर्टल के द्वारा ही फंसे हुए निवेशकों का पैसा वापस किया गया है और ज्यादातर यही चर्चा में है। तो इसीलिए यह उठा करके सीआरसीएस पोर्टल को ही रख दिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब मैंने प्रश्न रखा है, क्या सहारा इंडिया घोटालों की जांच में सुप्रीम कोर्ट भी सख्ती से काम नहीं कर रहा? क्योंकि सरकारों का हमने आपके सामने समीक्षा रखा कि सरकारें क्या कर रही थी दोनों। अब सुप्रीम कोर्ट के मामले में मैंने क्वेश्चन किया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि आंसर क्या आता है। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के ऊपर जितनी ज्यादा जिस पर चर्चा होती है उसी से ये आंसर ढूंढता है और वो मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से उसका आंसर सामने रख देता है। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बारे में मैंने पूछा था। सहारा इंडिया घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सख्त रुख अपनाया है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसकी प्रगति धीमी रही है, जिसके कारण यह सवाल उठता है कि क्या कोर्ट पर्याप्त सख्ती से काम कर रहा है। इस मामले की जटिलता, सहारा समूह की ओर से बार बार देरी और कानूनी दांवपेच इसका एक कारण हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो ऊपर है, हाल के वर्षों में खासकर 2024 में ये उसका हवाला दिया गया है जो कि 3, 4 और 5 सितंबर को सुनवाई हुई थी 2024 में। तो उसका लेखा जोखा है वो। और नीचे, हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि कोर्ट की सख्ती के बावजूद कार्रवाई में बार बार देरी, सहारा की ओर से योजना पेश करने में ढिलाई और संपत्तियों की बिक्री में व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण निवेशकों को अभी तक पूरा न्याय नहीं मिल पाया है। उदाहरण के लिए, सहारा ने दावा के साथ कई बार संपत्ति बेचने की अनुमति देने के बावजूद कोर्ट ने कहा कि सहारा ग्रुप को अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रॉपर्टी नीचे रीड नहीं किया है। सब मिलाकर के सार यही है कि कोर्ट के तरफ से कोई भी आदेश जो दिया गया है, सहारा ने कानूनी प्रावधानों का फायदा उठा करके कोर्ट को भी गुमराह करते आ रहा है। 2012 से निवेशकों का पैसा ईमानदारी से नहीं दिया गया, संपत्ति बेच करके पैसा देना था, उस पर भी कोई पाबंदियां नहीं थी, कोई संपत्ति को बेचने पर कोई एम्बार्गो नहीं लगा था, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। तो सारी तथ्य आपके सामने है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन मैंने ग्रुप के सामने रखा हुआ है, सहारा इंडिया के मल्टीपल मेंबरशिप और ज्वाइनिंग पॉइंट की सच्चाई क्या है? देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सहारा इंडिया के मल्टीपल मेंबरशिप और ज्वाइनिंग पॉइंट के बारे में सच्चाई को समझने के लिए हमें एक संदर्भ और कंपनी के संचालन के तरीकों को देखना होगा। सहारा इंडिया परिवार एक भारतीय समूह है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, जिसमें वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट और सहकारी समितियां शामिल हैं। हालांकि इसके कुछ निवेश योजनाओं और सहकारी समितियों के संचालन को लेकर लंबे समय से विवाद और सवाल उठते रहे हैं। मल्टीपल मेंबरशिप क्या है? मल्टीपल मेंबरशिप से तात्पर्य आमतौर पर यह हो सकता है कि एक ही व्यक्ति या परिवार के कई सदस्य सहारा की विभिन्न योजनाओं या सहकारी समितियों में अलग अलग सदस्यता लेते हैं। सहारा की कुछ सहकारी समितियों जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटीज, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एजेंट के जरिए बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाए गए। कई मामलों में एक ही व्यक्ति को अलग अलग योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसे मल्टीपल मेंबरशिप कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक धन जुटाना और निवेशकों को यह विश्वास दिलाना कि वे कई योजनाओं से लाभ कमा सकते हैं। यही है एजेंट के द्वारा निवेशकों को गुमराह करने का मूल, जिससे मल्टीपल मेंबरशिप हुआ है। हालांकि यह दावा भी किया जाता है कि कुछ एजेंट्स ने निवेशकों को गुमराह किया और एक ही राशि को कई बार अलग अलग मेंबरशिप के तहत दिखाकर भ्रामक रिटर्न का वादा किया। यह प्रथा संदिग्ध मानी जाती है और इसकी जांच सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा की गई है। ज्वाइनिंग पॉइंट की सच्चाई क्या है? ज्वाइनिंग पॉइंट का मतलब आमतौर पर वह प्रारंभिक बिंदु होता है जहां कोई व्यक्ति सहारा की किसी योजना या सहकारी समिति में शामिल होता है। सहारा के मॉडल में ज्वाइनिंग पॉइंट अक्सर एजेंट के माध्यम से होता था, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को योजनाओं में निवेश के लिए प्रेरित करते थे। इन एजेंट्स को कमीशन दिया जाता था और कई बार वे निवेशकों से ऊंचे रिटर्न के झूठे वादे करते थे। सच्चाई यह है कि सहारा की कई योजनाएं नियामक मानकों का पालन नहीं करती थी। 2012 में सेबी ने सहारा की 2 कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि इन्होंने अवैध रूप से धन जुटाया था।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया और निवेशकों को पैसे वापस करने का आदेश दिया। सहकारी समितियों के मामले में भी यह समस्या देखी गई, जहां ज्वाइनिंग पॉइंट पर दी गई जानकारी अक्सर अधूरी या भ्रामक होती थी। यानी कि जो भी गलत तरीके से पैसा जमा कराया गया था, उसके एवज में निवेशकों को गुमराह किया गया और एक बॉन्ड पर ज्वाइनिंग पॉइंट पर लोगों को गुमराह करके आधा अधूरा भ्रामक जानकारी दे करके ज्वाइनिंग पॉइंट को अमाउंट को रूप में दर्शाना लोगों के सामने, निवेशकों के सामने, ये गुमराह करने जैसा था। और वो ज्वाइनिंग पॉइंट का पैसा जब तक कि भरपूर जांच नहीं होगा, इस समय के तमाम आईए पर और राइट पिटीशन पर, तब तक इन घोटालों की पोल नहीं खुलेगी। वर्तमान स्थिति में देख लेते हैं क्या है। आप देख सकते हैं कि इसमें सीआरसीएस पोर्टल का ही लेखा जोखा दिया गया है, जिसमें कि मल्टीपल मेंबरशिप साबित करना है कि आप कैसे कई सदस्यता लिए हैं, और इसके वजह से काफी डेफिशिएंसी आई है, जो कि पैसा नहीं मिल पा रहा है। 2023 में सरकार ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया, जिसके जरिए 4 सहकारी समितियों के निवेशकों को उनका पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन यह प्रक्रिया केवल उन निवेशकों के लिए है जिनकी निवेश अवधि पूरी हो चुकी है और जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। मल्टीपल मेंबरशिप वाले निवेशकों को यह साबित करना पड़ सकता है कि उनकी सभी सदस्यताएं वैध हैं, जो जटिल हो सकता है, जटिल हो नहीं सकता है, जटिल हो चुका है। और सहारा इसको स्पष्ट कर भी कभी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पूरा भुगतान करना होगा अपनी संपत्तियों को बेच करके। इसलिए जब तक जांच नहीं होगी और कोर्ट स्पष्ट रूप से समझेगा नहीं कि ये मल्टीपल मेंबरशिप सहारा जानबूझ करके निवेशकों को गुमराह करके फंसाने के लिए किया था, तब तक इसकी स्पष्टता नहीं हो पाएगी। और ये पैसा तभी मिलेगा मल्टीपल मेंबरशिप के बॉन्ड का, जब तक जांच निष्पक्षता से कोर्ट के जरिए नहीं होगी। नीचे निष्कर्ष में क्या है देख लीजिए आप भी। सहारा इंडिया के मल्टीपल मेंबरशिप और ज्वाइनिंग पॉइंट की सच्चाई यह है कि यह एक आकर्षक लेकिन विवादास्पद मॉडल था। कई निवेशकों को इससे लाभ मिला, यानी जिनकी मैच्योरिटियां हो गई हैं पहले ही, वो तो लाभान्वित हैं, लेकिन लाखों लोग अपने पैसे के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं। एजेंट की भूमिका, अपारदर्शी प्रक्रियाएं और नियामक उल्लंघन इसकी मुख्य कमियां रही हैं। यदि आपके पास विशिष्ट दस्तावेज या मेंबरशिप नंबर हैं, तो आप रिफंड पोर्टल पर अपनी स्थिति जांच सकते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई जानने के लिए स्वतंत्र जांच और सावधानी जरूरी है। रिफंड पोर्टल पर आप क्या दस्तावेज और मेंबरशिप की जांच करेंगे? वहां से तो डेफिशिएंसी आ जाएगी, आपका मल्टीपल मेंबरशिप की वजह से रिजेक्शन होगा, पैसा वहां नहीं मिलेगा। और जो चतुर निवेशक थे, चालाक एजेंट थे, उन्होंने भरपूर इसमें पैसा कमाया था उस समय, और जो थोड़ा सा लंबे समय इन्वेस्ट करके लालच कर लिए थे, वो फंस गए इसमें, और उनका मूल पूंजी भी फंस गया। और जो आने वाला पैसा था, जिनका उन्होंने एक स्वप्न देख करके इस लालच में हो गए कि आने वाले समय में ये इतना पैसा, बड़ा पैसा हमको मिलेगा, जिससे हमारे परिवार की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। इस लालच में पड़ने के बाद वो एजेंट और सहारा के प्रलोभन में आए और फंस करके गुमराह हुए, और आज वो बर्बाद हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। 2012 में जब कन्वर्जन का खेल शुरू हुआ था, उस समय सबसे पहले सोसाइटी और उससे पहले थोड़ा क्यूसॉप लाया गया था। तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई लोग क्यूसॉप के बारे में पूछते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो स्पष्ट क्यूसॉप के बारे में जान लें। क्यूसॉप सहारा घोटाला क्या है? क्यूसॉप का पैसा कब मिलेगा? चलिए देखते हैं इस पर ग्रुप का क्या जवाब होता है। आंसर आ गया है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सहारा क्यूसॉप घोटाला सहारा इंडिया समूह से जुड़ा एक विवाद है, जिसमें आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों को क्यूसॉप योजना के तहत बड़ी राशि जमा कराई और फिर उसे वापस करने में असफल रही। क्यूसॉप को 2012 में सहारा द्वारा एक खुदरा व्यवसाय के रूप में शुरू किया गया था, जिसके तहत निवेशकों को विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान करने के बदले रिटर्न का वादा किया गया था। हालांकि यह योजना जल्द ही विवादों में घिर गई, क्योंकि कई निवेशकों का पैसा फंस गया और उन्हें न तो उत्पाद मिले और न ही उनका पैसा वापस किया गया। शब्दों को आप थोड़ा गौर करिएगा कि जो आंसर में लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे आम निवेशकों को ठगा गया। इस मामले का एक बड़ा पहलू सहारा और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बीच चल रहा कानूनी विवाद है।
सुप्रीम कोर्ट के 2012 के आदेश के अनुसार सहारा को निवेशकों का पैसा 15% ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन क्यूसाप के निवेशकों का दावा है कि उनकी जमा राशि को अन्य योजनाओं में बदल दिया गया या भुगतान नहीं किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि इस योजना के जरिए 75,000 करोड़ रुपए तक का घोटाला हो सकता है। हालांकि यह आंकड़ा आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं है। सहारा पर यह भी आरोप है कि उसने निवेशकों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर भ्रामक रणनीतियां बनाई। ये वही अमाउंट है जो कि रियल एस्टेट और हाउसिंग से क्यूसाप से होते हुए सोसाइटी में गया था। उसके बाद 62,000 करोड़ के आसपास रुपए से एमबी वैली प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया था। ये सारी चीजें हैं। ग्रुप उन चीजों को रीड नहीं कर रहा है जो कि एक लीगल फैक्ट पेपर में उस समय निकला था, और वो सब आदेश की कापियां और वो सब सूचनाएं सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो भी हैं हम लोगों के पास, वो थोड़ा इससे भिन्न है और वो डरावने वाली है निवेशकों के लिए। क्यूसाप का पैसा कब मिलेगा? तो यहाँ पर वही है कि क्यूसाप के लिए सीआरसीएस पोर्टल पर कोई जगह नहीं है। अभी उस पर 4 सोसाइटियों का पैसा रिफंड हो रहा है, उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर हालांकि क्यूसाप के निवेशकों के लिए स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यह योजना सहारा की सहकारी समितियों से अलग थी। जैसा मैंने पहले बताया कुछ देर पहले कि क्यूसाप जब रियल एस्टेट और हाउसिंग से क्यूसाप हुआ और क्यूसाप से फिर सोसाइटीज में चले गए सारे पैसे, तो ये बीच में क्यूसाप एक बहुत ही बड़ा घोटाला किया था सहारा ने उस समय, और क्यूसाप का पैसा बहुत सारे लोग बॉन्ड अपने पास रखे हैं और पैसा मिला नहीं है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और ये तभी होगा जब ये कोर्ट के जरिए सुना जाएगा और फिर उस पर आदेश पारित किया जाएगा। कई निवेशकों ने शिकायत की है कि उनके क्यूसाप बॉन्ड को सेबी द्वारा मान्यता नहीं दी गई। कैसे दिया जाएगा? क्योंकि रियल एस्टेट और हाउसिंग का केस चला था सेबी और कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में देखरेख में, तो क्यूसाप का बॉन्ड देने पर पैसा कैसे मिल जाएगा सेबी से, क्योंकि वो तो हाउसिंग और रियल एस्टेट का पैसा था जो बाद में ऑटो ट्रांसफर सोसाइटी में कर दिया गया और बीच में क्यूसाप को छुपा लिया गया सहारा के द्वारा और इस पैसे का पूरा गबन कर लिया गया था। तो सेबी कहां से मान्यता देगी? जब तक सहारा स्वीकार नहीं करेगी और इसकी जांच करने के बाद सहारा को दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक क्यूसाप का घोटाला सामने नहीं आएगा। और सहारा ने उन्हें नई स्कीम में निवेश करने के लिए दबाव डाला, यानी कि क्यूसाप का बॉन्ड सेबी ने स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद फिर क्यूसाप वालों को नए निवेश के लिए दबाव डालना शुरू किया गया। कन्वर्जन का खेल सोसाइटी में जाने के लिए शुरू हुआ था। अभी तक सरकार और सेबी ने क्यूसाप के लिए कोई अलग रिफंड प्रक्रिया शुरू नहीं की है, क्योंकि ये लगभग 70 से 75,000 करोड़ रुपए बिल्कुल पचा जाना चाहता है सहारा और उसका पूरा तंत्र। क्यूसाप के लिए कोई अलग रिफंड प्रक्रिया शुरू नहीं की है। 2025 तक सहारा से भी रिफंड खाते में जमा राशि से कुल निवेशकों को भुगतान शुरू हो चुका है, लेकिन क्यूसाप के मामले प्रगति धीमी है। धीमी क्या, बिल्कुल है ही नहीं। अब यहाँ पर ग्रो क्या कैप्चर किया है कि निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वो सीआरसीएस रिफंड पोर्टल के मार्फत से अपने दस्तावेज भेजें, जबकि उसमें क्यूसाप जैसा कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट में सोसाइटी के साथ ऐड है ही नहीं, तो कहां से किया जाएगा? तो ग्रुप को ऐसा लगा कि रिफंड पोर्टल के जरिए आवेदन हो रहा है, तो एक ऑप्शन ये सामने रख रहा है कि आप पोर्टल के जरिए रिफंड पाने के लिए अपना डाटा दे सकते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि ग्रुप के मामले में मैंने बताया आपको कि ये ज्यादा जो आंसर दिया गया होता है किसी एक क्वेश्चन के लिए, उसको ये कैप्चर करता है और उसको जो बहुत ज्यादा बार देखा गया होता है उसको ये ला करके कंज्यूमर के सामने अपने रख देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। थोड़ा इसको भी पढ़ के आपको सुना दें कि निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन करें, जो हो ही नहीं सकता अभी, और स्थानीय सहारा कार्यालय या कानूनी सलाहकार से संपर्क कर लें। ये जरूरी है। सहारा कार्यालय बंद किया गया है। कानूनी सलाहकार यानी आप कोई ऐसे वकील से सलाह मशवरा कर सकते हैं जो कि सारे डाटा के साथ एक एफआईआर कराने के बाद सीधा कोर्ट में इसको फाइल करे और एक केस बनता है क्यूसाप को लेकर के सहारा के ऊपर। तो यही एक प्रक्रिया है कि इसका कोर्ट का बिना दरवाजा खटखटाए कोई भुगतान इसमें नहीं मिलने वाला है। फिर भी पूर्ण भुगतान की समय सीमा निश्चित बनी हुई है और यह सुप्रीम कोर्ट के आगे के फैसलों और सहारा की संपत्तियों की बिक्री पर निर्भर
करेगा। मैं एक चीज यहाँ और स्पष्ट कर दूं कि सहारा की संपत्ति बिक भी जाए, सबसे पहले रियल एस्टेट और हाउसिंग के डाटा खंगाले जाएंगे, फिर उसके बाद सोसाइटीज के डाटा खंगाले जाएंगे, उसके बाद जो भी कंपनियों के नाम से कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, चाहे वो MIS हो, क्लूसॉफ्ट हो, ई स्कूटी हो, ये तमाम ऐसे प्लान हैं जो कि कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे और उसकी जांच होगी और लगेगा कि हाँ ये घोटाला हुआ है, इतना निवेशक है, इतना पैसा उनसे जमा कराया गया है, तब जाके उन प्लान पॉलिसी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई होगी, अन्यथा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सहारा सिटी होम्स घोटाले की सत्यता क्या है? ये भी एक ऐसा बड़ा घोटाला है जिसमें कि लोगों को घर का सपना दिखाया गया और बड़े रिटर्न का भी वादा किया गया। तो इस पर भी देखते हैं कि ग्रोक क्या जवाब देता है। सहारा सिटी होम्स घोटाला सहारा इंडिया समूह से जुड़े व्यापक वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के आरोपों का हिस्सा है, जिसने भारत में लाखों निवेशकों को प्रभावित किया। यह मामला सहारा समूह के विभिन्न योजनाओं, विशेष रूप से रियल एस्टेट और चीट फंड से जुड़ा है, जिसमें सहारा सिटी होम्स एक महत्वपूर्ण परियोजना थी। इस घोटाले की सत्यता को समझने के लिए इसके प्रमुख पहलुओं पर नजर डालना जरूरी है। सहारा सिटी होम्स परियोजना सहारा समूह की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके तहत देश भर में कई शहरों में आवासीय परिसर विकसित करने का वादा किया गया था। निवेशकों को आकर्षक रिटर्न और संपत्ति के मालिक बनने का लालच दिया गया था, जिसका मैंने अभी चर्चा किया था। लोगों को स्वप्न दिखाए गए थे और उनकी पूरी मेहनत की गई जमा पूंजी को लेकर के इसमें इन्वेस्ट करा करके गुमराह करके पूरा धन पचा लिया गया। हालांकि इस परियोजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे। सहारा समूह पर आरोप है कि उसने निवेशकों से जुटाए धन का दुरुपयोग किया और कई मामलों में वादे के मुताबिक परियोजनाओं को पूरा नहीं किया। आप स्पष्ट समझ रहे हैं सारी बातों को। और उसके नीचे जो ब्यौरा है वही है। सहारा हाउसिंग और रियल एस्टेट से संबंध रखते हुए सारी चीजें हैं। सहारा सिटी के पैसों को गबन कर लिया गया। उसका प्रोजेक्ट बहुत सारे शहरों में आधा अधूरा उसी तरह पड़ा है और आज भी पड़ा है। संपत्ति कहीं गई नहीं है। उस पे गवर्नमेंट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तमाम ब्रांचों से ऋण लिए गए हैं। तो सब कुछ फंसा हुआ है लीगल शिकंजे में और निवेशक पैसा दे करके अपना राह देख रहा है कि कब सरकार, कोर्ट सामने आएगी और निवेशकों का पैसा वापस कराएगी। नीचे महत्वपूर्ण चीज है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा समूह को निर्देश दिया कि वह निवेशकों को उनका पैसा ब्याज सहित लौटाए और इसके लिए सेबी को निगरानी की जिम्मेदारी दी। सहारा ने दावा किया कि उसने अधिकांश राशि लौटा दी है, लेकिन सबूत के तौर पर पेश किए गए दस्तावेजों में फर्जी नाम और पते पाए गए। अब यहाँ गौर करिएगा कि सहारा फर्जी निवेशक जमाकर्ता तैयार किया और असल निवेशकों को पैसा देने की बजाय फर्जी दस्तावेज वहां पर पहुंचा दिया जो कि थे ही नहीं। इस दौरान सहारा सिटी होम जैसी परियोजनाओं को पूरा करने के बजाय धन का उपयोग अन्य व्यावसायिक गतिविधियों जैसे सहारा एयरलाइंस, IPL, टीम स्पॉन्सरशिप और लग्जरी प्रोजेक्ट जैसे एमबी वैली में किया गया। जैसा कुछ देर पहले वीडियो में ही मैंने बताया था कि 62,000 करोड़ रुपए एमबी वैली में सोसाइटी से निकाल करके उस पैसे को वहां पर इन्वेस्ट किया गया था। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की परिकल्पना की गई थी। सहारा के प्रमुख सुब्रत राय को 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने के कारण गिरफ्तार किया गया, तिहाड़ जेल में रखा गया। 2016 में पैरोल पर वो रिहा भी हुए थे। तो ये सब चीजें आप जानते ही हैं। केंद्र सरकार ने पोर्टल कब शुरू किया ये भी आप जानते हैं। नीचे थोड़ी इसकी समीक्षा भी देख लीजिए। सहारा सिटी होम्स घोटाले की सत्यता इस बात पर निहित है कि यह एक बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी का हिस्सा था, जिसमें निवेशकों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। हालांकि सहारा समूह ने हमेशा इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे निजी मामला बताया था। साथियों, आप सोचिए कि कई कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराती है और निवेश करा करके पैसा नहीं देती है, लोगों के सपने को चूर चूर करती है और वो कहती है कि ये निजी मामला है। साथियों, किसी भी कंपनी का ये बर्ताव और ये शब्द कितना ज्यादा क्रूर कठोर है कि उनका निजी मामला है अपने निवेशकों का पैसा हड़प जाना और कई प्रॉपर्टियों में
कई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देना और निवेशकों का पैसा वापस न करना, ये इनका निजी मामला था। फिर भी सेबी, सुप्रीम कोर्ट और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच से यह स्पष्ट है कि सहारा की गतिविधियों पर पारदर्शिता की कमी थी और निवेशकों के हितों की अनदेखी हुई। आज भी लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, जिसे वापस करने की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। तो बहुत चीजें मैं आपको दिखा चुका हूं और सारे चीजों का पर्दाफाश पहले ही मैं अपने वीडियो, जो हमारे वीडियो रेगुलर देखते आ रहे हैं बिना स्किप किए हुए, तो सारी चीजें इससे भी कहीं ज्यादा तथ्यों को मैंने दिखाया है और पूरे पेपर के साथ दिखाया है। फिर भी एक नई टेक्नोलॉजी ग्रोक इस समय चल रहा है, तो आपके सामने चीजें स्पष्ट करने के लिए मैंने ये उचित समझा कि नए टेक्नोलॉजी के साथ चीजों को आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको सहारा के गबन किए गए, घोटाले किए गए निवेशकों को छलने का स्पष्ट प्रमाण मिल जाए। चलिए, एक दो क्वेश्चन और बचा है, उसको भी मैं आपके सामने रखता हूं। कुछ महीने पहले से ही आप जानते हैं कि झारखंड सरकार सहारा के पेमेंट को लेकर के एक्टिव है और वहां एक एनजीओ है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान। तो थोड़ा एक क्वेश्चन हमारे मन में आया कि इस पर भी एक क्वेश्चन रखा जाए ग्रुप के सामने कि ये क्या स्पष्ट करता है। सहारा इंडिया घोटाला पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने क्या कार्रवाई की, सारा लेखा जोखा आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं आंसर में क्या आता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इसको। सहारा इंडिया घोटाला भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक है, जिसमें लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस मामले में निवेशकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कुछ कदम उठाए हैं। हालांकि इसकी प्रगति और प्रभावशीलता पर अलग अलग राय मौजूद है। नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के सीआरसीएस पोर्टल की बात है और फिर नीचे झारखंड सरकार ने इस पहल का समर्थन किया और राज्य के निवेशकों को इस पोर्टल के माध्यम से दावा करने के लिए जागरूक करने की कोशिश की। सीआरसीएस पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत चालू हुई थी, तो उससे पेमेंट पाने के लिए झारखंड सरकार ने भी कोशिश की, पहल की, समर्थन किया। इसके अलावा हेमंत सोरेन सरकार ने सहारा पीड़ितों की समस्याओं को विधानसभा में भी उठाया। 2022 में झारखंड विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जहां सरकार ने कहा था कि सहारा एक लिस्टेड कंपनी है और इसके रेगुलेशन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन राज्य स्तर पर पीड़ितों की मदद के लिए प्रयास किए जाएंगे। हाल ही में अप्रैल 2025 तक की जानकारी के आधार पर यह सामने आया है कि झारखंड सरकार सहारा निवेशकों के लिए एक जांच आयोग बनाने की दिशा में विचार कर रही है, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के जज करेंगे। यह कदम विश्व भारती जन सेवा संस्थान जैसे संगठनों के दबाव में और निवेशकों की लगातार मांग के बाद उठाया जा रहा है। इस आयोग का उद्देश्य घोटाले की राज्य स्तरीय जांच करना और प्रभावित निवेशकों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को तेज करना हो सकता है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में है और इसे लागू करने के लिए ठोस नीति और केंद्र सरकार के साथ समन्वय की जरूरत होगी। कुल मिलाकर हेमंत सोरेन सरकार ने सहारा घोटाले के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाई है और कुछ पहल की है, लेकिन चूंकि यह मामला मुख्य रूप से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है, राज्य सरकार की कार्रवाई सीमित रही है। निवेशकों को अभी भी अपने पैसे की पूरी वापसी के लिए केंद्र सरकार के रिफंड पोर्टल और कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है और ये आगे भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि जो एक तो सिर्फ एक घोटाला का सुनवाई कोर्ट में पिछले 14-15 साल से कंटिन्यू चल रहा है। अभी तो उसके बाद के जो कन्वर्जन है, कई कंपनियों का पैसा लेकर के उस कंपनी को ही खत्म कर दिया गया, क्यूसॉप, सहारा सिटी होम्स, अभी तो इन सब पर सुनवाई होनी बाकी है। जब तक कि इन सब पर सुनवाई नहीं होगी, इन सब प्लानों का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रुप के सामने एक क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमने रखा हुआ है। सीआरसीएस पोर्टल पर भुगतान के लिए किए गए आवेदन में डेफिशिएंसी क्यों आई, इसका समाधान कैसे होगा? देखते हैं इसका आंसर ग्रुप क्या देता है। अब इस पे देखिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पोर्टल पर सहारा रिफंड के लिए आवेदन में डेफिशिएंसी कमी आने के कई कारण हो सकते हैं। ये कारण आमतौर पर आवेदन प्रक्रिया में दी गई जानकारी, दस्तावेजों की कमी या तकनीकी खामियों से संबंधित होते हैं। नीचे कुछ संभावित कारण और उनके समाधान दिए गए हैं। इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि अब तो काफी पुराना डेफिशिएंसी मैटर हो चुका है, काफी लोग इसके बारे में जान भी गए हैं, लेकिन फिर भी एक मेरे तरफ से ये कोशिश है नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, बताना।
डेफिशिएंसी के संभावित कारण: अपूर्ण या गलत जानकारी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता विवरण में त्रुटि होना, सहारा सोसाइटी में जमा राशि का प्रमाण जैसे प्रमाण पत्र सही ढंग से अपलोड न करना, पैन कार्ड की जानकारी न देना, यदि दावा राशि 50,000 से अधिक हो तो वहां तो पैन कार्ड अनिवार्य है। दस्तावेजों में जो कमियां हैं उसके बारे में है। दूसरा, दस्तावेजों की कमी, खाता खोलने का फॉर्म या सदस्यता फॉर्म सहारा सोसाइटी द्वारा अपलोड न किया गया हो, प्रमाण पत्र पीडीएफ या छवि प्रारूप में अपलोड न करना या गलत प्रारूप में अपलोड करना। सबसे पहला जो मेंबरशिप फॉर्म है ये सहारा के तरफ से अपलोड ही नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेंबरशिप फॉर्म की कमियों को उजागर कर रही है सीआरसीएस पोर्टल। और कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट अगर गलत तरीके से अपलोड है या उसका स्कैनिंग खराब है, वो एक रीजन है डेफिशिएंसी आने की। तकनीकी समस्याएं क्या है? पोर्टल पर सर्वर ओवरलोड या सॉफ्टवेयर बग यानी हैंग होने के कारण आवेदन सही से प्रोसेस न होना, ओटीपी प्राप्त न होना या सत्यापन में असफलता। तो सर्वर इशू और ओटीपी इशू तो ये सिर्फ सीआरसीएस ही नहीं, ज्यादातर सरकारी पोर्टल की ये सबसे बड़ी असुविधा होती है। भुगतान में विफलता, बैंक खाते का आधार से लिंक न होना, खाता विवरण में असंगति, नाम, खाता संख्या आदि। अब ये जो मिसमैच है उसके बारे में ये जानकारी यहाँ पे दी गई है कि अगर आपका नेम मिसमैच होता है खाते से या बॉन्ड से आधार में तो भी पैसा नहीं आएगा। पॉलिसी से संबंधित शर्तें, दावा राशि स्वीकृति सीमा जैसे पहले चरण में 10,000 तक से अधिक होना, जमा राशि की तारीख निर्धारित समय सीमा 22 मार्च 2022 से पहले से बाहर होना। जैसा आप जानते हैं कि 22 मार्च 2022 के पहले जो मैच्योर खाते हो चुके हैं उसी के लिए आवेदन करना है, और जो दावा किया जाएगा उसकी जो राशि की एक लिमिटेशन है वो है 10,000 तक, उससे अधिक का आवेदन पहली बार अगर आप आवेदन करने जाते हैं तो नहीं होगा, दूसरी बार तक में आपको 50,000 तक इस समय मिल रहा है। समाधान कैसे करें? डेफिशिएंसी की जांच करें। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल, यहाँ पे यूआरएल का लिंक है सीआरसीएस पोर्टल के ऊपर लॉगिन करें। अपने क्लेम रिक्वेस्ट नंबर जो फर्स्ट टाइम में आवेदन किया गया है, जो उस समय एक पेपर निकला था सीआरएन और ओटीपी का उपयोग करके आवेदन की स्थिति देखें। जैसे ही आप सीआरएन नंबर वहां डालते हैं एक ओटीपी आता है, फिर आप लॉगिन हो जाते हैं अपने ओल्ड जो आपने आवेदन किया था, दस्तावेज अपलोड किए थे सारे, उस पर आप लॉगिन हो जाते हैं। डेफिशिएंसी का कारण डाउनलोड करें या पोर्टल पर प्रदर्शित संदेश पढ़ें। तो उसमें किस वजह से डेफिशिएंसी आया है उस पर दिखाता है, उसको ये दिखा रहा है कि उसको आप पढ़ें या डाउनलोड करके उसकी अच्छी से समीक्षा करने के बाद उचित दस्तावेज आप तैयार करके फिर अपलोड करना है। वही चीज नीचे है, रीसबमिशन की प्रक्रिया। यदि डेफिशिएंसी सूचित की गई है तो रीसबमिशन पोर्टल पर जाएं, सीआरएन और ओटीपी के साथ लॉगिन करें, बताई गई कमियों को ठीक करें, जैसे गलत दस्तावेज अपलोड करना, जानकारी सुधारना और दोबारा सबमिट करना। आवश्यक दस्तावेज तैयार करें, आधार कार्ड, पैन कार्ड यदि लागू हो तो बैंक खाता विवरण और सहारा निवेश प्रमाण पत्र पीडीएफ या जेपीजी प्रारूप में तैयार रखें। सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आधार से लिंक है। ये सारी चीजें आपको करनी है। तकनीकी समस्या का समाधान, पोर्टल पर त्रुटि जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग दिखने पर कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। ओटीपी न मिलने पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन या शिकायत, यदि समस्या का समाधान न हो पाए तो सीआरसीएस हेल्पलाइन से आप संपर्क कर सकते हैं। इसका समय दिया गया है कि सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम के 6 बजे तक। वैकल्पिक रूप से CPGRAMS यानी कि आप इस पर जाकर के सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये सब थोड़ा सा मुश्किल है आम लोगों के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार तक के लोगों के लिए ये सब करना थोड़ा मुश्किल है। हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लें, उससे समाधान निकल जाए उतना ही काफी होता है। अतिरिक्त सुझाव, पोर्टल पर नियमित रूप से स्थिति जांचें और रीसबमिशन के बाद 45 कार्य दिवसों तक समीक्षा करें। सभी दस्तावेज सही प्रारूप में और स्पष्ट रूप से अपलोड करें। नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक
वेबसाइट या सहारा रिफंड से संबंधित सरकारी घोषणाओं पर नजर रखें। यदि आपको डेफिशिएंसी का सटीक कारण नहीं पता तो पोर्टल पर स्थिति जांच कर या हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके स्पष्टता प्राप्त करें। सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ पुनर्जनन से आपका दावा स्वीकृत होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि आप सटीक दस्तावेज रिसबमिशन पोर्टल पर अगर जाके करते हैं तो फिर उसके स्वीकृति की संभावना बढ़ जाती है। तो ये है डेफिशिएंसी के बारे में। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया भी जो हाल ही में 18 मार्च को केस सेटल किया गया है, तो उसके बारे में हम ग्रोक से जानना चाहते हैं और इस पर मैं थोड़ा सा अपना एनालिसिस भी रखूंगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में सेबी सहारा केस नंबर 412/2012 सेटल हो चुका है। तो मेरा ये पूछना है कि क्या ये केस सेटल हो चुका है? तो ग्रोक का आप जवाब देखिए। अब जब मैं इस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ग्रोक कैसे सर्च करता है, जिस भी आपके क्वेश्चन पर सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादा से ज्यादा बात हुई होगी, उस क्वेश्चन को सर्च करता है, उसके आंसर को फिर वो सर्च करता है कि उसके बारे में कहां कहां बोला गया है और उसको ये कैप्चर करके आपके सामने लाता है। तो 18 मार्च को ये सेटल्ड हुआ है और इसके बारे में अभी ज्यादा बातें सोशल मीडिया पर नहीं हुई हैं और ये उसको कैप्चर करने में असमर्थ है। तो जो चीजें काफी पहले से सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला आ रहा है, ये उसका सिर्फ आंसर दे पाएगा। प्रेजेंट में अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पर जब ज्यादा चर्चा ही नहीं हुआ है, उसके आंसर मौजूद ही नहीं है, तो ये नहीं बता पाएगा। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आप सेबी सहारा मामले केस नंबर 412/2012 के हालिया निपटारे के बारे में पूछ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर के माध्यम से सेटल होने की बात कह रहे हैं। हालांकि मेरे पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी और डेटा के आधार पर यह पुष्टि करने के लिए कोई स्पष्ट और आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। यह मामला 8 अप्रैल 2025 तक पूरी तरह से सेटल हो चुका है, यानी कि इसके पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है कि मामला सेटल हो चुका है। जैसे ही ये केस थोड़ा और पुराना होगा, इस पे ज्यादा और चर्चा होगा, तो उस पर ये विश्लेषण ला करके रखेगा और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मीडिएशन के बारे में कोई ऑर्डर जैसे ही दिया जाएगा और वो लेटर सामने रखा जाएगा, जैसे ही वो सोशल मीडिया पर आएगा, वैसे ही फिर ये आंसर देना शुरू करेगा। तो इसका इस समय यही है आंसर कि इसके बारे में ये कुछ नहीं जानता। सहारा से भी विवाद एक लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये जो सितंबर माह से लगातार अब तक केस चला आ रहा है, सुनवाई जो हो चुकी है, जिसके की ऑर्डर की कॉपी भी अपलोड हो चुकी है वेबसाइट पे, उसके बारे में ये संक्षिप्त ब्यौरा दे रहा है। तो ग्रोक वही कैप्चर करता है जो लगातार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बातें होती हैं और जो एक लीगल फैक्ट होता है, जब तक ये उसको कैप्चर नहीं करेगा तब तक ये आंसर सामने नहीं रखेगा। अब नीचे इसका जो छोटा सा सारांश है उसको मैं पढ़ देता हूं, आप भी देख लीजिए। फिलहाल यह कहना उचित होगा कि सेबी सहारा मामला अभी तक पूरी तरह से निपटारा नहीं हुआ था और निवेशकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया चल रही थी। नवीनतम स्थिति जानने के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना सबसे अच्छा होगा। क्या आपके पास इस निपटारे के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी या सवाल है? तो मैं और क्वेश्चन इससे इस मामले में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसने सीधे पल्ला झाड़ दिया है इस पर आंसर देने से। इसके लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना सबसे अच्छा होगा। इसके आंसर से ये क्लियर है कि ये एक क्वेश्चन आंसर का माध्यम जरूर है, लेकिन ये आधिकारिक पुष्टि किसी भी समाचार का नहीं करता। ये जो चाहे वो ऐतिहासिक तथ्य हो, चाहे वो पॉलिटिकल कोई फैक्ट हो, सारी चीजें ये जो चलते आ रहा है सोशल मीडिया पे, उसको ये कैप्चर करता है और आंसर रखता है। इस पर बहुत ज्यादा भरोसा करके अन्य कोई मैटर में भी आपस में लोग वाद विवाद न किया करें। डायरेक्ट किसी आधिकारिक एथराइज चीज को पढ़ना और उससे निष्कर्ष निकालना बेहतर होगा। ये ग्रोक के यूजर के लिए अति आवश्यक है। तो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला ग्रोक के साथ यही हम खत्म करते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।